जो जानकार है वे नहीं बोल रहे, जो नहीं जानकार है वे लोग बोल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग को समझना होगा कि आखिर हम लोग कुर्मी लोग क्यों जनजाति के लिए फाइट कर रहे हैं, या आज क्यों फाइट करना पड़ रहा है। तो स्पष्ट रूप से आप देखिएगा, दस्तावेज में अगर जाइएगा तो 2 दस्तावेज आपका पुख्ता सबूत है। सबसे पुख्ता सबूत है आपका सीएनटी एक्ट। आखिर जो लोग बहस कर रहे हैं, चाहे वे कुर्मी के पक्ष से कर रहे हैं या अन्य आदिवासियों की तरफ से कर रहे हैं, अन्य जनजातियों की तरफ से कर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम है कि कुर्मी सीएनटी एक्ट में शामिल है। और ये सीएनटी एक्ट आज का बना हुआ एक्ट नहीं है, ये 1908 का बना हुआ एक्ट है। और उस एक्ट में जिन लोगों को रखा गया, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जिन लोगों को वहां रखा गया कि कौन से लोग सीएनटी एक्ट के दायरे में आएंगे, पहले तो यह समझना होगा। इस मामले में और कुछ कहा जाता है कि कुछ ऐसी भी जातियां हैं जिनका सीएनटी एक्ट में उनका नाम है उन जातियों का, लेकिन वो अभी अनुसूचित नहीं। देखिए, यही समझने का भूल है। आप सीएनटी एक्ट अगर 1908 का है तो निर्णय तो 1908 में न लिया गया है, और उस समय एससी एसटी ओबीसी कह के कुछ भी नहीं था। फिर था क्या? यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि सीएनटी एक्ट में 1908 में किन लोगों को लिया गया। अगर यह जानकारी आपको सही है तो आप नहीं भटकेंगे, क्योंकि अंग्रेज के समय में तो एससी एसटी ओबीसी हुआ नहीं, एससी एसटी ओबीसी तो बाद में हुआ। तो अंग्रेज ने जब किया उस समय अगर देखिएगा तो 1908 में एब ओरिजिनल्स को किया गया कि दोज हु आर एब ओरिजिनल्स, यानी उस समय जो लोग एब ओरिजिनल थे, तो एब ओरिजिनल्स को ने सीएनटी एक्ट में रखा गया, किसी इमाइग्रेंट को तो नहीं रखा गया, कोई बाहर से आया हुआ आदमी को तो नहीं रखा गया। और यहां पर भी जो लोग थे 1908 में, सभी को तो एब ओरिजिनल नहीं माना गया। यानी हमको यह सोचने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, यह सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि हु आर एब ओरिजिनल्स। कुर्मी को भी समझना पड़ेगा कि हु इज एब ओरिजिनल, अन्य आदिवासियों को भी समझना पड़ेगा कि हु इज एब ओरिजिनल, कि अंग्रेजों ने किसे एब ओरिजिनल कहा। तो जितने लोग सीएनटी एक्ट में हैं थे, पहले तो वो एब ओरिजिनल है, और इन एब ओरिजिनल का गणना 1891 में हुआ। तो 1891 में जो लोग एब ओरिजिनल थे वही लोग सीएनटी एक्ट में आए। तो ये एब ओरिजिनल लिस्ट से आए, जिसका शाब्दिक अर्थ हम लोग लगाते हैं भूमिपुत्र, या इसी मिट्टी से जन्मा हुआ, जो बाहर से माइग्रेट होकर यहां नहीं आया, या जिसके बाप दादा ने अपने बाहुबल से जंगल में खेतों को बनाया। सिर्फ बात फिर वही आ जाती है कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो सीएनटी के दायरे में आते हैं, लेकिन अभी की जो लिस्ट है उस लिस्ट में उनका, जो अनुसूचित जाति की जो लिस्ट है उस लिस्ट में उन लोगों का नाम नहीं। ये पृष्ठभूमि है, ये आपका पृष्ठभूमि है, या सभी जनजातियों का पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि है। इसको आप जातिवार क्लासिफिकेशन बाद में किए हैं। उन्हीं एबोरिजिनल्स में से आप किसी को ट्राइब बनाए, किसी को शेड्यूल ट्राइब बनाए, किसी को आप शेड्यूल कास्ट बनाए, और किसी को आपने ओबीसी बनाया। ये तो बाद का काम है ना, लेकिन प्रारंभ में तो सारे के सारे एबोरिजिनल थे। दस्तावेज में अगर बात करें हम, तो सबसे पहला दस्तावेज क्या है ये कुर्मी का, मतलब कब का दस्तावेज, किन दस्तावेज में मिलता है उनका जो वर्णन मिलता है कि ये कुर्मी ट्राइब्स में थे? सबसे पहला दस्तावेज का, सबसे पहला और ऑथेंटिक वो है 1913, 2 मई 1913 की जो आपकी चिट्ठी है,
और वो दस्तावेज क्या है इसको समझना पड़ेगा। 2 मई 1913 की जो चिट्ठी है होम डिपार्टमेंट की 550 नंबर की, वो चिट्ठी क्यों निकली? उस चिट्ठी में क्या है? वो चिट्ठी निकली आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट से मुक्त करने के लिए। 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट बन जाता है। जब 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट बनता है तो किसके लिए बनता है यह देखना है पहले। तो वो बनता है हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन के लिए, 4 धर्म के लोगों के लिए बनता है। लेकिन इस राज्य में, इस देश में इन धर्मों से भी बाहर लोग थे। तो धर्म कहने का मतलब क्या होता है? आपको उसके कोड के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप हिंदू धर्म के आदमी हैं तो हिंदू कोड से आप संचालित होइएगा। आप अगर सिख हैं तो उसके कोड से चलिएगा, जैन है तो जैन के कोड से चलिएगा, बौद्ध है तो बौद्ध के कोड से चलिएगा। क्योंकि हिंदू कैसे चलेगा वो हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो एक हिंदू परिवार किस तरह से अपना वारिस घोषित करेगा, कौन उसका वारिसान होगा और उसको कितना संपत्ति मिलेगा, तो उसके आधार पर इंडियन सक्सेशन एक्ट बना 1865 का। और जो जनजातियां थी 1865 में मौजूद, लेकिन वे इन धर्मों में नहीं थे, इन धर्मों में नहीं थे, या कहिए कि वे किसी भी धर्म में, लिखित धर्म में नहीं थे। तो वे लोग चलते कैसे थे? आखिर उनका जीवन आगे कैसे चलता था? तो उनके अपने परंपरागत नियम हुआ करते थे। तो जनजाति अपने परंपरागत नियमों से चलते थे, अपने प्रथागत नियमों से चलते थे, या अपने पुरखों के बनाए हुए नियम से चलते थे। तो जब इंडियन सक्सेशन एक्ट आया, इन जनजातियों को दिक्कत हुई कि भाई अगर हम तुम्हारे कानून से चलेंगे तो हम अपने संपत्ति को बचा नहीं पाएंगे। अगर हम इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के कोड के आधार पर बना है, उसके आधार पर अगर हम अपने संपत्ति का बंटवारा करेंगे या देंगे तो हमारी संपत्ति रहेगी नहीं। और एक जनजाति मूलतः क्या करता है? उसका कस्टम ही उसका लॉ होता है, उसकी प्रथा ही उसका नियम होता है। अगर वह अपने प्रथाओं का पालन नहीं करेगा तो वह खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो प्रथाएं कैसी थी? जब इनकी जो प्रथाएं थी वो प्रथाएं उनके साथ मेल नहीं खाती थी। जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसका जो कानून है, उसके कानून से इनका प्रथागत नियम मेल नहीं खाता है। अब मेल नहीं खा रहा है तो उसको लागू करना भी तो व्यवहारिक नहीं होगा, ऐसा अंग्रेजों ने समझा। तो 1865 में लागू होता है और 1885 में उसके लिए सर्वे किया जाता है। एच रिजले को बुलाया जाता है, जो बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, और वे 1885 से 1891 तक सर्वे करते हैं। और सर्वे करने के बाद वो सरकार को रिपोर्ट देते हैं कि इस छोटा नागपुर में 13 जनजातियां हैं, इस छोटा नागपुर के पठार में 13 जनजातियां हैं, और इन 13 जनजातियों के अपने कस्टम्स है, अपना कस्टमरी लॉ है। किस मामले में? सक्सेशन और इनहेरिटेंस के मामले में। तो सक्सेशन और इनहेरिटेंस के मामले में चूंकि 13 जनजातियां उसमें थी, संताल, मुंडा, हो, उराव, खड़िया, गोंड, मालशौरिया, पान, कुड़मी, घासी, ये लोग थे। कुड़मी 11 नंबर में था। तो आखिर जब एक ही चिट्ठी में सभी लोग, या एक ही चिट्ठी के द्वारा सभी जनजाति इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर होते, उनको मुक्त किया जाता, तो आज वे लोग कैसे कुड़मी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? अगर वे कस्टमरी लॉ के आदमी है तो हम लोग भी कस्टमरी लॉ के आदमी है, कुड़मी भी कस्टमरी लॉ का आदमी है, और ये कानूनी है, आप एक्ट से बाहर है। कोई मुंह के ताकत पर जनजाति नहीं होता है,
वो अपने सिस्टम के आधार पर होता है, वो लैंग्वेज के आधार पर, कल्चर के आधार पर, अपने कस्टम के आधार पर कि आपकी विवाह पद्धति कैसी है, आप किस तरह के रिचुअल्स करते हैं, यानी उसका अपना आदिम लक्षण होता है, उसकी अपनी संस्कृति होती है। और किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किन लोगों के साथ हमको जीना है, किन लोगों के साथ हमको नहीं जीना है, इसका निर्णय खुद करता है एक जनजाति। किसके साथ हमें संबंध बनाने हैं, किसके साथ संबंध नहीं बनाने हैं, किनके हाथ का खाना है, किनके हाथ का नहीं खाना है। तो साइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट तो उसमें रहता है। उसके बाद रह गया ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुर्मी एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। हाँ, यहां से माइग्रेट किया है धीरे धीरे, और इसका विशेष क्षेत्र छोटा नागपुर का पठारी है, उसकी असली वासभूमि यही है। तो एक ही चिट्ठी है इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर करने के लिए, वो है 1913 की चिट्ठी 2 मई। और इसी में सभी जनजाति 13 जनजाति जो अभी झारखंड सरकार में शेड्यूल्ड है, उन्हीं के साथ